नमस्कार, लोको टीएचडी बाय राजू कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो के माध्यम से सेंट्रल रेलवे भुसावल डिवीज़न में 15/10/2024 को जो CLI एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न को कवर किया गया है। इस प्रश्न में इस पेपर में 110 क्वेश्चन है, जिसमें 100 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। ये क्वेश्चन माइनस मार्किंग होता है, एक गलत होने पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। इस वीडियो में आपका यातायात, TRD, इलेक्ट्रिक लोको तथा कैरेज एंड वैगन के टॉपिक को कवर किया गया है, जिसमें आपको 1 से 90 तक के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। आइए प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन के साथ देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिग्नल का संचालन पिछले स्टेशन से किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा होम सिग्नल, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल, जिसे हम लोग इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल बोलते हैं। ये C क्लास का स्टेशन होता है। ये दो फ्लीट ब्लॉक सेक्शन को अलग किया जाता है, यानी ब्लॉक सेक्शनों लंबे ब्लॉक सेक्शन को छोटे ब्लॉक सेक्शन में बांटने के लिए IBS सिग्नल लगाया जाता है। इसकी कंट्रोलिंग आपको पिछले स्टेशन से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, कॉलिंग ऑन सिग्नल को कौन सी परिस्थितियों में ऑफ किया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, ऊपर वाला रोक सिग्नल खराब हो, ये भी सही है। ऊपर वाला रोक सिग्नल को ऑफ करने की शर्तें पूरी न हो रही, ये भी सही है। जब सिग्नल ट्रैक डाउन इंडिकेटर मिल रहा है तो ये भी सही है, अर्थात इसका उपरोक्त ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आपका लोको पायलट को सुरक्षा हेतु दिए गए पटाखे की उड़ाई कितनी होती है? दिए गए पटाखे की आयु कितनी होती है? तो इसका सामान्य आयु 5 वर्ष होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड इंडिकेटर को कार की जगह से कितना दूर पहले लगाया जाता है? स्पीड इंडिकेटर बोर्ड, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कार्यस्थल है, कार्यस्थल से यहाँ एक स्पीड इंडिकेटर बोर्ड लगा है, तो कार्यस्थल से 30 मीटर पहले लगाया जाता है। यदि ट्रैक समतल है तो कासन इंडिकेशन बोर्ड कार्यस्थल से आपका 800 मीटर हो जाता है। यदि आपका यहाँ डेड स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड लगा है तो उस कंडीशन में आपका कासन इंडिकेटर बोर्ड 1200 मीटर पे हो जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, स्पीड इंडिकेटर मोटर 30 मीटर पहले लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कासन ऑर्डर को समतल जमीन पर कार्य करने की जगह से कितना पहले लगाया जाता है? तो इसका अभी जिक्र किया गया है, 800 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, FP और SP के बीच वेची के सेक्शन की दूरी को क्या कहा जाता है? तो FP एक फीडिंग पोस्ट होता है। मान लीजिए 2 FP हैं, FP फीडिंग पोस्ट का, जिसे हम लोग TSS बोलते हैं, इसका काम होता है कि 25 की भी सप्लाई को आपूर्ति देना। यह स्विचिंग स्टेशन हो गया। तो 2 FP के बीच की दूरी 60 या 80 मीटर होता है। 2 FP के बीच की दूरी फेजों को, यानी इनके वायर को, इनके फेज को अलग करने के लिए ये बीच में एक आपका SP सब पैरेललिंग पोस्ट लगा होता है, यानी जहां पर NS न्यूट्रल सेक्शन लगा होता है। अगर SP और FP के बीच की दूरी को पूछा जाए तो इसको हमको बोलते हैं सेक्टर। ये क्या हो जाएगा? सेक्टर। SP और FP के बीच की दूरी हो गया सेक्टर। इधर भी देखेंगे, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? सेक्टर बोलेंगे। SP और FP के बीच की दूरी को, जैसे कि छोटे छोटे सेक्शन में OHE सप्लाई को छोटे छोटे सेक्शन में बांटने हेतु बनाया गया
सब स्टेशन एसएसपी होता है, जिसे सब पैरेललिंग पोस्ट कहते हैं। तो इन दोनों सेक्शन जो दूरी है, इनको दूरी को छोटा करने के लिए, ताकि काम करते समय सप्लाई को काटा जाए, तो वहाँ पर जो एक सब स्टेशन बनाए जाते हैं, जैसे सब पैरेललिंग पोस्ट लगा होता है, उसे एसएसपी बोलते हैं। अब एसएसपी और एफपी के बीच की दूरी को यदि मापा जाता है तो इस दूरी को ही सब सेक्टर बोला जाता है, यानी सब सेक्टर। और इसके और एसपी और एसएसपी के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगा, आपका सब सेक्टर हो जाएगा। पुनः मान लीजिए यहाँ पर कोई एसएसपी लगा है, तो एसएसपी और एसपी के बीच की दूरी क्या हो गया, सब सेक्टर, और एफपी और एसपी के बीच की दूरी भी सब सेक्टर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वह छोटा सा छोटा कौन सा भाग है जो रिमोट कंट्रोल के द्वारा आइसोलेट किया जाता है। तो OHE का वह छोटा सा भाग जो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से आइसोलेट किया जाता है वह होता है सब सेक्टर। लेकिन OHE का वह छोटा सा छोटा भाग जो मैनुअली ऑपरेट किया आइसोलेट किया जाता है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री सेक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, एसी कर्षण में रेल स्तर से आरओबी एफओबी के तहत कांटेक्ट वायर की न्यूनतम लंबाई सी क्लास ओडीसी की अनुमति के लिए प्रदान होती है, तो इसकी न्यूनतम आपकी दूरी होती है 4.92 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एसी ट्रैक्शन घुमावदार ट्रैक पर कांटेक्ट वायर की अधिकतम स्टैगर कितना होता है। तो साथियों देखेंगे कि हमारा कांटेक्ट वायर इस तरह से चलता है, तो वे इसके और इसके बीच की दूरी को हम स्ट्रैगर बोलते हैं। तो इसी के बारे में पूछा है। यदि ट्रैक सीधी है तो स्ट्रैगर की लंबाई ±200 mm होता है, लेकिन यदि ट्रैक कर्व है तो आपका एक कांटेक्ट वायर भी थोड़ा सा कर्व होगा, तो उसके लिए आपका स्टैगर जो दूरी माना गया है ±300 माना गया है, 300 mm। तो स्टैगर, आई होप कि स्टैगर आप समझे होंगे कि देखेंगे कि जो रेलवे में कांटेक्ट वायर है वो ऐसे जिगजैग चलता है ताकि OHE पर घिसा एक जगह न पड़े कांटेक्ट। तो यहाँ से और यहाँ के बीच की इसी की दूरी को ही स्टैगर माना गया है। तो सीधी लाइन पर ±200 mm तथा टेंजेंट पर यानी कर्व पर आपका ±300 mm होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस ए बी ऑप्शन 300 mm। क्वेश्चन नंबर 9, सम संख्या वाले पटरियों के लिए वर्षायन कहाँ से मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रत्येक ट्रैक के लिए व्यक्तिगत रूप से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, ट्रेन ड्राइवर के लिए ध्यान आकर्षित होने के लिए न्यूट्रल सेक्शन की दूरी वाले बताने के लिए सावधानी बोर्ड प्रदान किए जाते हैं। न्यूट्रल सेक्शन के दोनों सावधानी बोर्ड कितनी दूरी पर लगाया जाता है। तो साथियों सभी को मालूम है कि न्यूट्रल सेक्शन जहां पर लगा होता है वहां पर आपके 500 मीटर बोर्ड, 250 मीटर बोर्ड तथा डीजे ओपन बोर्ड और डीजे क्लोज बोर्ड लगे हैं। तो इस सावधानी बोर्ड के बारे में पूछा है, तो 500 और 250 बोर्ड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 500 या 250 मीटर बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूट्रल सेक्शन से पहले टेंजेंट ट्रैक पर सिग्नल से कम नहीं होना चाहिए, यानी जहां पे न्यूट्रल सेक्शन होता है वहां पर आपका सिग्नल 400 मीटर दूरी से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 400 मीटर दूरी। क्वेश्चन नंबर 25, 25 kV के लिए न्यूनतम काम करने के लिए दूरी कितना होना चाहिए, यानी 25 kV OHE की सप्लाई है, ये वायर गया है, तो कितनी दूरी इसका मानक रखा गया है, उससे कम दूरी की जगह पर इस OHE सेक्शन में काम नहीं करना चाहिए, तो वो होता है 2 मीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, एसी ट्रैक्शन में रिटर्न करंट में प्रवाहित होता है। एसी ट्रैक्शन रिटर्न करंट ऑफ फ्लो थ्रो, तो ये दिया है ट्रैक्शन रेल लेवल केवल अर्थ, या तो ट्रैक्शन या तो रेल लेवल, ये तो दोनों अर्थ हो जाएगा रेल लेवल या अर्थ के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रैक्शन की सेंटर से
लाइन संरचना के निकटतम बाजू की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर इम्प्लांटेशन। मान लीजिए कि ये दो ट्रैक है, इस सेंटर से ये जो हम मास्ट लगा होता है, इस मास्ट के बीच की दूरी को ही इम्प्लांटेशन बोला जाता है। तो उसी के बारे में पूछा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, एक कंसाइनमेंट की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई ऐसी होती है जिनमें एक या एक से अधिक पैरामीटर शुरू गंतव्य तक किमी भी बिंदु तक मानक चल आयाम उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे कंसाइनमेंट को बुलाया जाता है। तो ये ओडिसी के बारे में जिक्र किया है, तो ऐसे कंसाइनमेंट को ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट बोला जाता है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, WG9 लोको में छत पर लगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर निम्न में से किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई भेजता है? SR1 SR2 को दोनों कैब में OHE तथा MBR 86। तो इसका देखते हैं कि ये जो PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो पेंटो से यानी VCB से पहले जुड़ा होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। ये आपका 25 kV सप्लाई को 200 वोल्ट AC में परिवर्तित करता है। और 200 AC वोल्ट की सप्लाई आपकी 4 जगह जाती हैं। SR1 SR2 को 4 वोल्ट AC तथा कैब 1 या कैब 2 के U एंड UA मीटर को 10 वोल्ट DC तथा MBR 86 को 200 वोल्ट AC, अर्थात SR1 OHE तथा MBR इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, WG9 लोको में लगी ट्रैक्शन मोटर किस तरह की होती है? WG9 लोको में ट्रैक्शन मोटर असिंक्रोनस मोटर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, WAG9 लोको में OHE की 25 kV इनपुट सप्लाई ट्रांसफार्मर के किस टर्मिनल को दी गई है? इन WAG9 लोको 25 kV इनपुट सप्लाई ऑफ OHE प्रोवाइडेड एंड स्विच ऑन द टर्मिनल ऑफ इन द मेन ट्रांसफार्मर। साथियों, ये बूसिंग के बारे में पूछा गया है कि जैसे ये हमारा ये मेन ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग हो गई, ऊपर से जो OHE की सप्लाई आती है, तो यहाँ पर ये जो बूसिंग बनाए गए हैं उसी के बारे में ये जिक्र किया है। तो ऊपर वालों को E1 बोले जाते हैं और नीचे वालों को भी बोला जाता है, ये बूसिंग है। यानी इनपुट में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा भी, और आउटपुट यदि अर्थ से जो जुड़ा है उसका हो जाएगा V, अर्थात इसका ऑप्शन तो U हो जाएगा 1U। लेकिन इसी के साथ साथ हम और ये बूसिंग है, बूसिंग के बारे में पूछते हैं। तो आपका मेन ट्रांसफार्मर जिसे हम लोग जैसे PT मेन ट्रांसफार्मर के बारे में, इसका बूसिंग U1 U2 होता है। मैं इसका प्रत्येक बूसिंग का जिक्र करते हैं। ये देखते हैं कि आपका मेन ट्रांसफार्मर जिसे PT बोलते हैं, इसका बूसिंग 1U एंड 1V होता है। अभी हमने बताया इस तरह से जो ऊपर की बाइंडिंग होती है उसे U और नीचे का बाइंडिंग जो नीचे जुड़ा रहता है उसे V से जलते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ऑक्सिलरी कन्वर्टर का बाइंडिंग पूछ दिया, तो आपको ऑक्सिलरी कन्वर्टर का पूछ दिया तो आपको यहाँ 2 लगाना है। U तो लगेगा ही, ऑक्सिलरी जिसे हम लोग बर जानते हैं यहाँ B जोड़ लीजिए, 2UB एंड 2VB। अब मान लीजिए आपका होटल लोड का बूसिंग पूछता है HOG का, तो 2 तो जुड़ेगा ही, U तो जुड़ेगा ही क्योंकि ऊपर रहता है। आपका HOG है तो यहाँ H लगा लीजिए एंड 2VH। अब मान लीजिए हार्मोनिक फिल्टर का बूसिंग पूछता है, तो 2 लगाइए, U लगाइए, हार्मोनिक फिल्टर F, यहाँ F लगा दीजिए एंड 2 गुणे VF। अब मान लीजिए कि आपका ट्रैक्शन कन्वर्टर का पूछता है। मान लीजिए ट्रैक्शन कन्वर्टर TC1 का बाइंडिंग पूछता है, तो TC1 का बाइंडिंग 2 लगाइए, U की जगह आप 1 लगाइए एंड 2V1 हो जाएगा। क्योंकि ट्रैक्शन कन्वर्टर के 4 बाइंडिंग हो गए हैं, तो 2U1 एंड 2V1 और TC2 ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 का हो जाएगा 2U2
एंड 2v2। इसी तरह से TC3 का हो जाएगा 2v2 3 एंड 2v2 3। यानी ये ट्रांसफार्मर के अंदर जो बाइंडिंग लगे होते हैं और उससे जो आउटपुट जैसे इन हो रही है 25 kV की सप्लाई या TC लगा है तो 1269 वोल्ट जो इनपुट होती है तो बूसिंग लगाया जाता है इस तरह का। आप देखेंगे इंसुलेटर भी ऊपर लगा रहता है, उसी बूसिंग का ये नाम है। अब हमने तो सारे बूसिंग का नाम बता दिया है। वो आप इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज मत होइए। और याद करने का भी एक साधारण तरीका है कि जैसे हमने एक बार और रिपीट करते हैं कि जैसे ऊपर हमने बताया कि यदि ऐसे ये आपका ऊपर है तो यू बाइंडिंग हो जाएगा, नीचे से जो अर्थ से जुड़ा उसको भी से करते हैं। यदि इसका मेन बाइंडिंग हो गया, ये ऊपर से इनपुट वाला हो गया, ये आउटपुट समझिए, ये अर्थ बाइंडिंग समझिए। अभी कनेक्शन के बारे में और देखते हैं, इसके बारे में बताते हैं, देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यू। WAG9 लोको में मेन ट्रांसफार्मर के रिटर्न करंट में लगे करंट सेंसर कहाँ स्थित होता है? तो जो रिटर्न करंट सेंसर लगा होता है तो साथियों ये हार्मोनिक फिल्टर के अंदर लगा होता है, हार्मोनिक फिल्टर के अंदर लगाया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20। WAG9 लोको में ट्रांसफार्मर के रिटर्न करंट सर्किट में लगा प्राइमरी करंट सर्ज अरेस्टर डाइवर्टर का काम क्या है? तो ये आपका जो अभी हमने बताया कि जो रिटर्न बाइंडिंग से जुड़ा हुआ है जिससे व्हील नंबर आपका 16/7 से जैसे जुड़ा रहता है बूसिंग, तो उसी के पथ में लगाया गया प्राइमरी करंट सर्ज डाइवर्टर। तो इसका काम होता है मेन ट्रांसफार्मर की रिटर्न करंट की सर्ज करंट बाईपास करने के लिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21। WAG9 लोको में लगा हार्मोनिक फिल्टर का कार्य करता है। तो ऑप्शन में दिया है हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोन्स को फिल्टर करता है, लो फ्रीक्वेंसी हार्मोन्स को फिल्टर करता है, ट्रांसफार्मर की SR पावर बढ़ाने का काम करता है। तो इसका काम यही होता है कि यह उच्च तीव्रता वाली तरंगों को कम या दबा देता है जिससे सिग्नलिंग प्रणाली में गड़बड़ी को रोका जा सकता है, अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक को ये कम करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है WAG9 लोको में हार्मोनिक फिल्टर कंडक्टर 8.1 क्लोज नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साथियों जब भी जानिए कि हार्मोनिक फिल्टर कंडक्टर 8.1, 8.2, 8.41 क्लोज हो नहीं होता है, स्टिकअप होता है, तो इन सभी कंडीशन में हार्मोनिक फिल्टर कार्य नहीं करेगा, अर्थात हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 23। WAG9 लोको में चालू स्थिति में हार्मोनिक फिल्टर कंडक्टर 8 पॉइंट कब क्लोज होता है? तो हार्मोनिक फिल्टर जब रिवर्सर को फॉरवर्ड करके थ्रॉटल को टी साइड में लेते हैं तो नोड आपका 592 पर हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में आता है। अर्थात जब तक थ्रॉटल को टी साइड में नहीं ले जाएंगे, टीवी साइड में नहीं ले जाएंगे, टी साइड में, तब तक आपका हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में नहीं आता है। तो देखते हैं कि जब नोड हमारा 590 रहता है तो हम थ्रॉटल को जब मूव कराते हैं तो नोड 591, 92, 93, 94 इस तरह से जब नोड आते हैं तो नोड 592 तथा थ्रॉटल को टी में घुमाते हैं तो उस कंडीशन में ही हमारा क्या होता है कि हार्मोनिक फिल्टर सर्विस में आता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थ्रॉटल को टी दिशा में मूव करने पर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है WAG9 लोको में हार्मोनिक फिल्टर कंडक्टर 8.1 क्लोज होने की कंडीशन क्या है? 8.1 हुआ और 8.41 हुआ, इन दोनों के आपस में इंटरलॉक लगे हैं। ये जब तक एक दूसरे के इंटरलॉक पूरे नहीं होंगे तब तक वो क्लोज नहीं है। ये तभी क्लोज होगा, ये लिखा है 8.41 कब क्लोज होगा,
तो साथियों जब 8.1 ओपन रहेगा तभी ये क्लोज होगा। 8.1 कब क्लोज होगा? जब 8.41 ओपन रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के ब्रांच पर एनसीआई लगाए गए हैं। इस तरह से आपको एनसीआई मिलेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा आपका प्रोसेसर SLG1 से सप्लाई आके आपका यहाँ ये बाइंडिंग है, उसके बाद एक कंटेक्टर 8.1 है, तो यहाँ एनसीआई लगा है 8.41 का, और इसके ऊपर आपका देखेंगे कि यहाँ भी एनसीआई 8.1 का लगाया है। ये कंटेक्टर आपका हो जाएगा 8.41। तो ये जब ओपन होगा तब ये क्लोज होगा, और ये ओपन होगा तो ये क्लोज होगा। दूसरे के एक पूरे इंटरलॉक से संबंध है। जब तक एक दूसरे को ओपन नहीं होंगे, होता क्या है कि सबसे पहले 8.41 क्लोज होता है। जब 8.41 क्लोज होता है, जैसे कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के बाद ये ओपन होता है, तभी ओपन होगा तभी इसका एनसीआई लगेगा। तब जब थ्रॉटल को हम मूव कराते हैं तब 8.1 और 8.2 पिकअप होता है। तो इसके कहने का मतलब है कि 8.41 कंटेक्टर कब पिकअप होगा? तो हमने अभी बताया कि जब तक 8.41 कंटेक्टर ओपन नहीं होगा तब तक 8.41 क्लोज नहीं होगा, अर्थात एक दूसरे के इंटरलॉक से संबंधित है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, WG9 लोको में हार्मोनिक फिल्टर को सप्लाई किस ट्रांसफार्मर के टर्मिनल से दी? साथियों अभी हमने सारे बूसिंग के बारे में बताया, तो इसमें तो अब आप देखते ही बता सकते हैं कौन सा है, हमने तो बता दिया है। तो यप है, तो आपका ये हो जाएगा 2UVF माइनस डॉट 2VF। क्वेश्चन नंबर 26, ये WG9 लोको में प्रत्येक SR के प्रीचार्जिंग कंटेक्टर क्लोज होने से क्या होता है? साथियों प्री चार्जिंग कंटेक्टर, जब हम रिवर्सर को फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे जो कंटेक्टर होते हैं SR1 या SR2, ये दोनों के दो कंटेक्टर होते हैं। जैसे एक 12.3/1 और एक 12.4/1 होता है। ये आपका ये प्री चार्जिंग कंटेक्टर है, ये आपका मेन कंटेक्टर होता है। तो शुरू में संरंस करंट बचाने के लिए जो DC लिंक होता है उसे चार्ज करने के लिए आपका प्री चार्जर कंटेक्टर पहले क्लोज होता है। प्री चार्जर कंटेक्टर क्लोज होके DC लिंक को धीरे धीरे चार्ज करता है। जैसे ही DC लिंक 1800 वोल्ट से तक चार्ज हो जाता है, उसके बाद प्री चार्जर कंटेक्टर ओपन होता है और आपका मेन कंटेक्टर लग जाता है। यानी DC लिंक के सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया है इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। SR को ग्राउंड अर्थ करने के लिए, ये तो गलत हो गया। ये SR के DC लिंक को प्री चार्ज करने के लिए, तो ये इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। SR के DC लिंक को प्री चार्ज करने के लिए, प्री चार्ज इसलिए किया जाता है कि DC लिंक है, यदि डायरेक्ट यदि सप्लाई देंगे तो आपका जो इंसरेंस करंट है वो बढ़ेगा, जिससे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए DC लिंक को धीरे धीरे चार्ज किया जाता है। इसीलिए सबसे पहले प्री चार्जिंग कंटेक्टर लगाया है। प्री चार्जिंग कंटेक्टर लगाने का मतलब उसके साथ रेजिस्टेंस जोड़ दिया है ताकि वोल्टेज धीरे धीरे जाए। क्वेश्चन नंबर 27, WG9 लोको में SR DC लिंक वोल्टेज पता करने के लिए क्या होता है? तो साथियों इसके लिए DC लिंक वोल्टेज सेंसर लगाया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 28, WG9 लोको में SR के DC लिंक में लगे कैपेसिटर बैंक का कार्य क्या है? तो कैपेसिटर बैंक का काम क्या होता है कि रेक्टिफाई वोल्टेज को स्मूथ करने या फिल्टर करने के लिए है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस ट्रैक्शन मोटर के तापमान मापने के लिए टेम्परेचर सेंसर लगा होता है? तो ये जो मोटर लगे हैं टाउ 569, HS 12250, 6FRA 6068, इनमें से कोई नहीं। तो जो 3 फेज में मोटर जो लगे रहते हैं 6FRA 6068, उसमें ही टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। WG9 लोको में ट्रैक्शन मोटर की स्पीड सेंसर का सिग्नल किसे दिया जाता है? तो ट्रैक्शन मोटर का स्पीड सिग्नल साथियों SR को दिया जाता है, और SR को दिया जाता है। SR को क्या किया दिया जाता है इसमें जिक्र करते हैं। जो SR ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं, जो SR ट्रैक्शन कन्वर्टर होते हैं, इसमें आपको TM का स्पीड, TM का टेम्परेचर, स्पीड, टेम्परेचर तथा आपके SR ऑयल के टेम्परेचर,
तथा एसआर ऑयल के प्रेशर तथा ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर, यानी तीनों के टेम्परेचर का सिग्नल SR1 या SR2 को दिया जाता है, जिसके कारण DDS पर पॉपअप मैसेज होता है कि ओवर टेम्परेचर या कूलेंट प्रेशर नॉट ओके। यानी कोई भी क्वेश्चन पूछे TM का टेम्परेचर या स्पीड या ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर, इन सभी की मॉनिटरिंग कौन करता है? SR करता है। अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा C SR। क्वेश्चन नंबर 31, WG9 लोको में व्हील लॉक होने के निम्न कारण कौन से हैं? तो MSU की बियरिंग जाम होना, एक्सल बॉक्स की बियरिंग जाम होना, ट्रैक्शन मोटर की बियरिंग जाम होना, उपरोक्त सभी, इसके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 32, क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि ट्रैक्शन मोटर 6FRA 60-68 कार्य करने के दौरान कंटिन्यूअस करंट रेटिंग क्या होती है? तो WAG9 या WAP7 में कंटिन्यूअस करंट 270 एम्पियर होता है तथा मैक्स करंट 370 होता है। लेकिन यदि आपका P5 लोको है तो कंटिन्यूअस करंट आपका 370 हो जाएगा और मैक्स करंट आपका 540 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस करंट 270। क्वेश्चन नंबर 33, WAG9 लोको में IGBT वाले SR के कूलेंट के लिए कौन सा लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल प्लस वाटर, क्योंकि यदि आपका GTO बेस है तो उसमें सेल डाइला DX ऑयल भरा जाता है, लेकिन IGBT में कूलेंट होता है, पानी तथा केमिकल होता है, तो उस कंडीशन में इसमें इथिलीन ग्लाइकोल प्लस वाटर भरा जाता है। यदि GTO बेस पूछता है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेल डाइलिया DX हो जाएगा। ये SR कन्वर्टर के बारे में, जो कूलेंट है उसके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34, WAG9 लोको में ट्रांसफार्मर बाइंडिंग से SR को दी जाने वाली सप्लाई वोल्टेज कितनी होती है? SR वोल्ट को दी जाने वाली सप्लाई कितनी होती है? तो SR वोल्ट को दी जाने वाली सप्लाई आपका 1269 होती है। SR को यदि ऑक्सिलरी कन्वर्टर को दिया जाता है तो 1000 वोल्ट, यदि आपको हार्मोनिक फिल्टर को दिया जाता है तो 1154 वोल्ट होता है। अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1269 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 35, WAG9 लोको में SR का कूलेंट ठंडा करने के लिए कौन सी मोटर लगी है? तो नहीं, SR को ठंडा करने के लिए मोटर SR के पंप लगे होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 36, WAG9 लोको में कैब हीटर में अर्थ फॉल्ट आने पर कौन सी रिले ऑपरेट होती है? तो WAG9 में सिंगल फेज है तो इसके लिए आपका अर्थ फॉल्ट रिले हो जाता है 89.5। अर्थ फॉल्ट से हम संबंधित बता देते हैं कि यदि 415/110 वोल्ट सिंगल फेज में अर्थ फॉल्ट होता है तो 89.5 आपका रिले सर्विस में आएगा, रिले ऑपरेट होती है। यदि आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर जैसे आपका बर1 बर2 हो गया, इसमें अर्थ फॉल्ट है तो आपका रिले 89.2 ऑपरेट होगा। यदि आपके हार्मोनिक फिल्टर में आपका अर्थ फॉल्ट होता है तो 89.6 रिले ऑपरेट होता। यदि लोको 3 फेज लोको के कंट्रोल सर्किट में अर्थ फॉल्ट होता है तो 89.7 रिले ऑपरेट होता है। 4 ही रिले अर्थ फॉल्ट लगाए गए हैं 89.7 कंट्रोल सर्किट के लिए, 415/110 सिंगल फेज 89.5, ऑक्सिलरी जिसे हम बर1 2 के लिए इसमें ऑक्सिलरी फॉल्ट आता है तो 89.2 ऑपरेट होगा। हार्मोनिक फिल्टर के लिए 89.6, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 89.5। WAG9 लोको में
ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से सप्लाई ऑक्सिलरी मोटर को दी गई है, जबकि सभी ऑक्सिलरी मोटर काम करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ऑक्सिलरी मोटर 1 से किसको किसको सप्लाई दिए हैं, इसको कई बार चर्चा हो चुकी है। तो इसका होता है कि बर 1 से सप्लाई जिसे ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 से बोलते हैं वो CB1 CB2 को मिलता है। यदि बर 2 है तो आपका TMB1 TMB2 तथा SR पंप 1 and 2 तथा TFP पंप तथा बर 3 है तो आपका कंप्रेसर दोनों, बैटरी चार्जर तथा स्क्वेंजिंग ब्लोअर। क्वेश्चन नंबर 38 WH9 लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 की DC लिंक चोक कहाँ लगी होती है? तो साथियों ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 की DC लिंक चोक आपका मेन ट्रांसफार्मर टैग के अंदर लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 WH9 लोको की ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 की DC लिंक चोक के कनेक्शन टर्मिनल क्या होते हैं? तो साथियों हम कनेक्शन टर्मिनल के बारे में बताते हैं। यदि जैसे पूछता है SR1 के रिजोनेंट रिएक्टर के कनेक्शन होते हैं तो उसको हम लोग यदि SR1 का पूछ रहा तो X11 और X12 हो जाएगा। यदि आपका SR2 है तो आपका X21 या X22 हो जाएगा। 11, 12, 21, 22 SR से पूछता है तो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 अर्थात बर 1 के जो स्मूथिंग रिएक्टर रिजोनेंस कनेक्शन है तो उनके भी हमने बताया। तो पहले हमने X से शुरू किया तो X से शुरू कीजिए, X लगाइए, यहाँ पर आप B लगा दीजिए यानी बर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप बर 1 का पूछ रहा तो यहाँ 11 हो जाएगा, डॉट XB 12 हो जाएगा, डॉट XB 13 हो जाएगा। याद करने का कोई जरूरी नहीं, एक बार ध्यान से देखिए। यदि बर 2 का पूछता है तो X यहाँ B लगाइए, यहाँ 11, 12, 13 था तो हाँ 21, 22, 23 हो जाएगा। अगर बर 3 का पूछता है तो XB लगा दीजिए, यहाँ 31, 32, 33 हो जाएगा। अर्थात इसके कनेक्शन जो हैं DC लिंक चोक के कनेक्शन आसानी से याद हो गए। यदि आपका SR1 SR2 है तो X लगाना है, यदि बर 1 बर 2 बोल रहा तो XB हो जाएगा। तो अब आसानी से इसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि कन्वर्टर 2 है तो 21 होगा, तो अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाए 21, 22, 21, 22, 23, 24, एक अंक बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 40 WH9 लोको में ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 को सप्लाई किस MCB के द्वारा मिलती है? तो MCB सभी जानते हैं कि TMB1 जो अपना TMB1 का स्क्वेंजिंग ब्लोअर 53.1/1, TMB2 का हो जाता है 53/1/2। तो 1 ही का पूछता है तो इसकी MCB हो जाएगा A, अर्थात ऑप्शन A सही है। क्वेश्चन नंबर 41 किस 3 फेज ऑक्सिलरी मोटर को सप्लाई कंडक्टर तथा MCB के द्वारा की गई है? तो साथियों इसमें ये पूछ रहा है कि वो कौन सा मोटर है जिसमें आपको कंडक्टर तथा MCB दोनों के द्वारा सप्लाई मिलती है। तो वह मोटर होता है आपका कंप्रेसर MCP1 एंड MCP2। इसके MCB हो जाते हैं 47.1/1, 47.1/2 तथा इनके कंडक्टर हो जाते हैं 47.2/1 और 47.2/2। अर्थात यही मोटर है जिसको कंडक्टर और MCB दोनों से ही सप्लाई मिलती है। तो कंडक्टर 47.2/1 MCP1 के लिए, 47.2/2 MCP2 के लिए। तो अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्रेसर मोटर। क्वेश्चन नंबर गाड़ी संचालन के दौरान WH9 लोको में व्हील सेट गाइड रॉड का बोल्ट मिसिंग मिलने पर पायलट द्वारा
क्या कार्रवाई की जाना चाहिए। दूसरा बोल्ट ठीक से टाइट होना सुनिश्चित। एक बोल्ट मिसिंग के टीएलसी को सूचित। दोनों लो को फेल करना चाहिए। उपरोक्त सभी सही हैं। साथियों, इसका क्वेश्चन कन्फ्यूजन है मुझे, बट मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सही है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। जो भी यदि इस आंसर के एग्जिट आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43। गाड़ी संचालन के दौरान WAG9 लोगों की स्पीड बढ़कर निर्धारित स्पीड से 10% हो जाने पर क्या कार्रवाई होगी। तो लोको पायलट ट्रेन स्पीड कंट्रोल का विजिलेंस यूनिट द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। तो इसका विजिलेंस यूनिट द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि साथियों जब भी ओवर स्पीड होता है तो IP बाल्ब 72 डी इनर्जाइज हो जाती है। BCD कंट्रोल सर्किट के माध्यम से वहाँ स्पीड का वो सेंसर लगा है। जैसे ही लोको की स्पीड यानी लोको की स्पीड की 110% होगी तो वह IP बाल्ब को डी एनर्जाइज करके BCD के डी एनर्जाइज करके IP एग्जॉस्ट बाल्ब जो होता है आपका 3 फेज लोको में 71 बाल्ब जिसे हम एग्जॉस्ट बाल्ब बोलते हैं उसके रास्ते से BP ड्रॉप कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। WAG9 लोको में इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन दबाने में कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो VCB ओपन हो जाता है, ये भी सही है। पेंटोग्राम नीचे आ जाता है, ये भी सही है। इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं, ये भी सही है। VCU सप्लाई ऑफ हो जाती है, अर्थात यही ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, ये क्रिया नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 45। WAG9 लोको को चालू करने के बाद उसकी स्पीड 15 kmph से अधिक नहीं बढ़ रही है, तो निम्न में से कौन सा कारण हो सकता है। तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन यदि ये 15 kmph न 1.5 kmph दिया है तो इसका ऑप्शन ZA वाला सही होगा, क्योंकि 15 kmph से नहीं बढ़ती है। तो इसमें हम हो सकता है कि शंटिंग मोड स्विच जो जिसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्विच होती हैं 160 आइसोलेट हो, तभी वो 15 kmph से स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। यदि यही स्पीड 1.5 kmph से अधिक नहीं बढ़ रही है तो इसका सही ऑप्शन ZTL वाला हो जाएगा। फिलहाल हम इसी को सही मान के सकते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46। WAG9 लोको में एक्सल बास पर ट्रांसमीटर सर्किट रिटर्न करंट सर्किट के लिए अर्थिंग बुश लगाए गए हैं। वो जो अभी इसके पहले चर्चा हुआ था कि जो मेन ट्रांसफार्मर से 25 kV की सप्लाई आती है U बूसिंग के द्वारा तथा V बूसिंग से रिटर्निंग जाती है, तो किस व्हील पे लगा है, वो है आपका 16712। क्वेश्चन नंबर 47। WAG9 लोको में टॉर्क आर्म कहाँ लगी है। टॉर्क आर्म कहाँ लगी होती है। WAG9 लोको में टॉर्क आर्म कहाँ लगी है, तो ये बोगी तथा ट्रैक्शन मोटर के बीच लगा होता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। WAG9 लोको में प्रत्येक बोगी में कितने डैम्पर होते हैं। हाउ मेनी डैम्पर आर फिटेड इन द ईच बोगी ऑफ WAG9। प्रत्येक बोगी में आपके 10 डैम्पर होते हैं तथा पूरे लोको में आपके 20 डैम्पर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49। WAG9H लोको में गियर केस में कौन सा तेल भरा जाता है। तो आपका यहाँ पे गियर केस RR 460 भरा जाता है, तो इसका SS 460 होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा RR 460। E70 ब्रेक सिस्टम WAG9 में पेंटोग्राफ सिलेक्टर स्विच को पोजीशन 2 पर रखने पर क्या होगा। तो पेंटो सिलेक्टर स्विच के बारे में बताया गया है कि PSS जिसे हम लोग PSS के नाम से जानते हैं, इसकी 2 पोजीशन होती है। ऑटो पे ये आपका पिछले कैब का पेंटो उठेगा, 1 पे रहेगा तो पैन 1 उठेगा, यदि 2 पे है तो पैन 2 उठेगा। तो यदि ऑटो सिलेक्टर 2 पे है तो 2 पे क्या होगा, तो पैन 2 उठेगा।
कैप 2 से लोको चालू करने पर पैंटोग्राफी 2 उठेगा, राइट, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, पैंटोग्राफ बेस इंसुलेटर टूट जाने पर क्या नुकसान हो सकता है? तो जब भी पैंटोग्राफ बेस इंसुलेटर टूटेगा तो आपका पेंटो डिसबैलेंस होगा और पेंटो इंगलमेंट उलझ सकता है, अर्थात ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर WAG-9E70 ब्रेक सिस्टम लोको में डेड मूवमेंट करने पर निम्न कॉक का सही पोजीशन क्या होता है? तो यदि डेड बनाए हैं E70 ब्रेक सिस्टम को तो आपका 47 नंबर क्लोज रहता है, 70 नंबर क्लोज रहता है, 36 नंबर क्लोज रहता है और 47 नंबर ओपन रहता है। तो ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, WAP4 लोको में गाड़ी संचालन के दौरान के समय जब गाड़ी स्टेशन पर खड़ी होती सहायक लोको पायलट निम्न में से कौन सी चीज़ें करता है? एक्सल बॉक्स का तापमान, कनेक्टिंग स्टॉप ठीक से फिट है, CVC लॉकिंग पिन ठीक से फिट है। इसका उपरोक्त ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 WAG-9 लोको में फेलियर मोड ऑपरेशन का मतलब क्या है? लोको फेल हो जाना, ब्रेक सिस्टम फेल हो जाना, थ्रॉटल काम न करना। फेलियर मोड का मतलब साथियों कि थ्रॉटल काम नहीं करता है, जिसकी स्विच 152 होती है, इसकी पोजीशन 1 और 1 होता है, नॉर्मल 0 और बाईपास 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 55 WAG-9 लोको में पेंटो रेज होने के लिए ऑक्सिलरी कंडक्टर का पिकअप होना आवश्यक होता है। ये आपका है ऑक्सिलरी कंडक्टर, जो पेंटो का ऑक्सिलरी कंडक्टर होता है 130.1 होता है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा 130.1 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 WAG-9 लोको में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को 110 वोल्ट की सप्लाई किस कंडक्टर के द्वारा दी गई है? तो साथियों कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को सप्लाई सियान कंडक्टर 218 से दी गई है। क्वेश्चन नंबर 57 WAG-9 लोको में 19 सब सिस्टम का स्टेटस कोड चेक करते समय यदि किसी सब सिस्टम का स्टेटस कोड 91 मिलता है तो इसका मतलब क्या है? तो 9 का मतलब होता है साथियों इसके जो कोड हैं, जैसे इसके सब सिस्टम बनाए गए हैं कि 0, इसके जो हम लोग स्टेटस देखते हैं लोको नंबर के साथ स्टेटस दिखाता है तथा स्टेटस कोड दिखाता है। यदि 00 शो कर रहा है, इसके 2 कोड हैं, यदि 9 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। यदि ये शुरू वाले में आपका 0 और 9 मिल सकता है, लेकिन ये बाद वाले अंक में आपको 1 और 2 मिल सकता है। तो शुरू वाले में यदि 0 शो कर रहा है तो इसका मतलब कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है। यदि शुरू में 9 आ गया, 9 आने का मतलब कोई एक सब सिस्टम आइसोलेट है। बाद वाले 0 का मतलब है यदि 0 शो कर रहा है तो कोई P1 P2 का फॉल्ट नहीं है। यदि 1 शो कर रहा है तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट, यदि 2 शो कर रहा है तो प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं कि 9 1 आ गया, तो इन 0 0 की जगह पर एक 9 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, इसका मतलब है ये 9 का मतलब कि एक सब सिस्टम आइसोलेट है और एक प्रायोरिटी का फॉल्ट भी है। मान लीजिए 9 0 आ गया तो इसका मतलब है कि एक सब सिस्टम आइसोलेट है, कोई प्रायोरिटी फॉल्ट नहीं है। या 9 2 आ गया तो 9 2 का मतलब है कि कोई एक सब सिस्टम आइसोलेट है, P2 का फॉल्ट है। और 0 1 आ गया तो कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है, केवल P1 का फॉल्ट है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है, इसके अलावा एक प्रायोरिटी P1 का फॉल्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 WAG-9 लोको में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के समय ट्रैक्शन मोटर किस तरह कार्य करती है? तो 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर। तो ये साथियों जनरेटर के रूप में कार्य करती है, तो सिंक्रोनस जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 59 WAG-9 WP4 लोको में पैंटोग्राफ रेज न होने के कारण निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? एयर प्रेशर पर्याप्त न होना सही है, CCPT फ्यूज मेल्ट होना सही है, VSA वाल्व डी एनर्जाइज होना एक गलत है, VPT वाल्व, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा VSA ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60
5 या WAP4 लोको में पुश बटन PPSW को पुश करने में निम्न से क्या कार्य होता है? तो सभी जाती हैं PPSW दबाते हैं तो MB4 मैग्नेट बाल्ब MB4 मैग्नेट बाल्ब इनर्जाइज होता है जिससे BP तेजी से चार्ज होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। WAG5 फिर लोको में BL की ऑन करने पर केवल LSDJ पायलट लैंप नहीं जल रहा है तो कौन से कारण हो सकता है? तो केवल पायलट लैंप नहीं जलता है तो साथियों पायलट लैंप जलाने के लिए ये जो दो सर्किट दिए गए हैं इसमें तो आपका ए ऑप्शन में QB60 रिले की ब्रांच पर डीजे के NCI इंटरलॉक में खराबी हो सकता है। डीजे के NCI इंटरलॉक में खराबी हो सकता है, राइट। क्योंकि इस तरह से आपका ए लगा होता है यहाँ पे, ये VCB का NCI है, उसके बाद आपका QB60 रिले रहता है। इस QB60 के NY के थ्रू आपका पायलट लैंप जलता है। यदि ये NCI खराब होगा, लगा ही रह गया तो आपका यदि ये NCI लगा ही रह गया तो ये आपका QB60 का NY इस पे लगेगा, LSDJ का लैंप जलता रहेगा। NCI ये खराब हो गया तो यदि नहीं लग रहा है तो LSDJ का लैंप पे बुझ जाएगा। तो NCI QB60 रिले के ब्रांच पर लगा डीजे की NCI इंटरलॉक खराब हो सकती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62, ट्रैक्शन मोटर HS के इंटरपोल का कार्य क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, राइट। आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करता है, स्पार्कलेस कम्युनिकेशन प्रदान करता है। तो इसका उपरोक्त ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, WAG5 या WAP4 लोको में RSI से प्रयुक्त टिल्टल फ्यूज का कार्य क्या है? साथियों टिल्टल फ्यूज एक पेंसिल टाइप का लगाए हैं या LED टाइप का लगा होता है। जब आपके RSI ब्लॉक के अंदर जो मेन फ्यूज या डायोड मेल्ट होता है, डायोड पंचर होता है, तो टिल्टल फ्यूज के माध्यम से इंडिकेशन मिलता है जिससे हमारा आपके पायलट लैंप पर LS RSI का लैंप जलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा RSI की पावर मेल्ट होने पर ऑपरेट होकर QB60 रिले को इनर्जाइज करना, राइट। क्योंकि QB60 रिले इनर्जाइज होकर ही क्या करता है कि आपका LS RSI के लैंप को जलाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64, WAG5 या WAP4 लोको में SL का कार्य क्या होता है? तो SL का काम क्या होता है कि जो भी RSI ब्लॉक से, जैसे आपका ये RSI का AC को DC में चेंज करता है और DC में जो भी AC के पल्सेट बटे होते हैं वो SL से थ्रू होकर गुजरते हैं, अर्थात रेक्टिफाइड DC वोल्टेज को स्मूथ करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, WAG5 या WAP4 लोको में RGR का कार्य है? CGR1 के प्रोटेक्ट के लिए लगाया गया है। प्रत्येक हॉप नॉच पर सर्किट में आकर प्रोग्रेशन रिग्रेशन के समय शॉर्ट सर्किट को बचाता है। तो इसका ऑप्शन ये सी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो RGR लगा होता है, RGR ये कंडक्टर जैसे CGR2 और 3 के बीच में लगा होता है। इसका मान 1 बहुत कम होता है, 1.61 ओम होता है। यानी ये RGR CGR2 और CGR3 के बीच में लगा रहता है। हॉप नॉच के समय सर्विस में आता है, कम समय के लिए सर्विस में आता है, 0.6 सेकेंड से कम ही समय के लिए आता है। तो प्रत्येक हॉप नॉच पर प्रोग्रेसर के शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 66, WAG9 WAP4 में R1 का कार्य क्या है? तो C118 की सुरक्षा हेतु लगाया गया है, R0 की सुरक्षा हेतु लगाया गया है, फेज स्प्लिट करके R0 को स्टार्ट करने हेतु लगाया गया है। ये R118 क्योंकि R0 सिंगल फेज स्टार्टिंग मोटर होता है तो इसको स्प्लिट फेज करने के लिए
R1 लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ आपका ये आरनो हो गया, जैसे आरनो दिखाया गया है, तो 2 फेज सप्लाई आती है, इसी फेज को स्प्लिट करके यहाँ R1 थ्रू तथा C118 कंटेक्टर के माध्यम से एक फेज और दिया जाता है। तो स्प्लिट फेज करके ये R1 रेजिस्टेंस लगाया गया है तो आरनो को स्टार्ट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्प्लिट फेज करके आरनो को स्टार्ट करने हेतु लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, WAP4 लोको में S9 के ब्रेक लगाने का समय, ब्रेक रिलीज करने का समय जबकि DB पैसेंजर पोजीशन पे हो तो WAP4, तो DB यदि पैसेंजर पे होता है तो इसका ब्रेकिंग समय, यदि DB पैसेंजर पे हो तो ब्रेकिंग P पे हो तो ब्रेकिंग 9 से 12 होता है। यदि G पे हो रिलीजिंग 12 से 22 हो जाएगा। यदि इसका G पोजीशन पे है तो एप्लीकेशन टाइम 25 से 30 सेकेंड हो जाता है। तो P पोजीशन पे है तो आपका ब्रेकिंग टाइम 6 से 9 सेकेंड तथा रिलीजिंग 12 से 22 सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, WAG9, WAG5, WAP4 लोको में रिवर्सन J1 J2 का कार्य क्या है? तो J1 J2 का कार्य होता है कि TM की MPJ के अनुसार दिशा घूमने की परिवर्तित करना। बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, WAG5 या WAP4 लोको में CT/3 का कार्य क्या है? तो आवश्यकता अनुसार TM के फील्ड और आर्मेचर को जोड़ना, ये भी सही है। DVR के समय TM के फील्ड को सीरीज में जोड़कर ये TFX के माध्यम से RX से जोड़ता है, ये भी सही है। और DVR के समय TM आर्मेचर का अलग अलग ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, इसका सभी ऑप्शन उपरोक्त सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, WAG5 या 4 लोको में ATFX का कार्य क्या है? ATFX का कार्य होता है कि जो हमारा सभी मोटर सीरीज में जुड़े रहते हैं उनको एक्साइटेशन करंट देना। तो DVR के TM के फील्ड को एक्साइटेशन करंट देना, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नंबर 71, WAG5 और WAP4 लोको में Q44 का क्या कार्य है? तो पहला दिया RGR के प्रोटेक्शन करना, सही है। Q30 डी एनर्जाइज होने पर VCB ट्रिप कराना, राइट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 72, WAG5 लोको में ब्रेक पावर टेस्ट के दौरान करंट देने पर लोको मूव नहीं करना चाहिए। तो इसका देखते हैं कि यदि G5 लोको है या G7 लोको है तो ये 600 से 800 होता है, यानी 600 पे लोको मूव नहीं करना चाहिए, 800 मूव करना चाहिए। यदि P4 लोको है तो आपका 800/1000 होता है, 800 एम्पियर पर लोको मूव नहीं करना चाहिए, 1000 एम्पियर पे मूव करना चाहिए। यदि आपका G9 या P7 है तो 150 K1 पर लोको मूव नहीं करना चाहिए। यदि P5 लोको है तो 100 Kn पर लोको मूव नहीं करना चाहिए। यदि G9 लोको है तो 157 Kn पर लोको, आपका G12 लोको है तो 157 Kn पर लोको मूव नहीं करना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, WAG5 या WAP4 लोको में BL की ऑन करने पर कोई भी पायलट लैंप नहीं जलता है तो कौन सा फ्यूज मिलते हैं? तो सभी को मालूम है कि आपको पायलट लैंप की सप्लाई CCLA फ्यूज से जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, टाइम लैग रिले। क्वेश्चन नंबर 74, टाइम लैग रिले होती है, व्हाट इज ए टाइम लैग रिले? रिले की कॉइल की सप्लाई बंद होने के बाद भी रिले निर्धारित समय तक इनर्जाइज रहती है। टाइम लैग रिले वह रिले होती है कि यदि रिले की सप्लाई काट दी जाए तो जितने समय तक लैग रहता है उतने समय तक इनर्जाइज बनी रहती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 75, WAG5 या 4 लोको में HQOP ऑफ करने पर क्या होता है? हाइपेंड HQOP ऑफ कर देते हैं तो QOP1 रिले बाईपास हो जाता है। ये जैसे मान लीजिए नेगेटिव सर्किट से, नेगेटिव साइड से है, यहाँ पर ये हो गया,
ये आपका QOP1 रिले हो गया QOP, और इसका नेगेटिव पॉजिटिव साइड को बैटरी से सप्लाई दी गई होती है, और इस पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो 9600 ओम का होता है। ये आपका HQOP स्विच होता है, ये ऑन होता है और ये ऑफ होता है। तो नॉर्मल में इसकी ऑन पोजीशन में रहती है। तो जब भी किसी ट्रैक्शन पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होता है, अर्थ लीकेज होता है, तो जो भी नेगेटिव सप्लाई से अर्थ आई है वो आपको QOP1 में मिलेगी, और इधर से बैटरी की सप्लाई मिलती है तो QOP1 इनर्जाइज होकर ड्रॉप कर देता है। टारगेट टाइप का रिले है, लेकिन जब इसी रिले को हम बाईपास यानी ऑफ कर देते हैं तो ये स्विच इस साइड में आ जाता है। नाइफ टाइप का स्विच होता है, और इसके साथ आपका 9600 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ जाता है। जो भी अब क्या होगा कि जो भी अर्थ लीकेज हो रहा है, अर्थ फॉल्ट हो रहा है, वह करंट आकर रेजिस्टेंस खा जाता है, और उस कंडीशन में आपको इधर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, QOP1 बाईपास हो जाएगा, दोबारा इनर्जाइज नहीं होगा। तो इसका है ट्रैक्शन पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट आने पर QOP1 रिले दोबारा नहीं इनर्जाइज होगी। क्वेश्चन नंबर 26, WG5P4 लोको में ट्रैक्शन मोटर लाइन कंडक्टर हेन्ना के क्लोज होने के लिए कौन सी शर्तें नहीं है तो ये MP 0 पोजीशन पर होना चाहिए, ये इनर्जाइज होना चाहिए, CTF ट्रैक्शन में होना चाहिए, HB SI1 1 2 3 पे रहना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा MP 0 पोजीशन पर, क्योंकि MP के 0 पोजीशन पर लाइन कंडक्टर क्लोज नहीं होती। क्लोज होने की शर्तें निम्न होती हैं। MP EN पे होना चाहिए, DJ BCB क्लोज होना चाहिए, रिवर्सर फॉरवर्ड या रिवर्स में होना चाहिए, CTF 1 2 3 ट्रैक्शन या ब्रेकिंग में होना चाहिए, आपका Q50 रिले इनर्जाइज होना चाहिए, तथा C145 ओपन होना चाहिए, और शुरू में GR 0 होना चाहिए। इन सभी कंडीशन यदि लागू है तभी लाइन कंडक्टर पिकअप होगा। क्वेश्चन नंबर 77, WG5 या WAP4 लोको में IP मैग्नेट वाल्व का कार्य क्या है? मैग्नेट वाल्व का कार्य क्या है? DVR के समय VCB को ट्रिप होने पर, अच्छी सप्लाई न होने पर लोको में ब्रेक लगाना। राइट, DVR के समय जब भी हम डायनेमिक ब्रेक लगाते हैं कन्वेंशनल लोको में, यदि किसी कारण से वट्टी चली जाती है तो IP मैग्नेट वाल्व की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, जिसके कारण लोको में ब्रेक लगा देता है। क्योंकि यहाँ पे आपका इधर से एक Q30 का NY लगा होता है, और यहाँ एक आपका CTF का इंटरलॉक लगा होता है, क्योंकि जो CTF ट्रैक्शन का इंटरलॉक लगा होता है CTF 2। क्योंकि जब ट्रैक्शन ब्रेकिंग में जाएगा तो ये पाथ खुल जाता है, केवल इसी रास्ते से आपको IP को फीड मिलता रहता है। और जैसे ही नो टेंशन हुआ, बच्ची गई, तो Q30 रिले क्या हो जाएगा? डी इनर्जाइज हो जाएगा। जैसे ही डी इनर्जाइज हुआ तो इधर से भी सप्लाई कट ऑफ, IP मैग्नेट वाल्व डी इनर्जाइज। जब ऐसे ही IP मैग्नेट डील बने जैसे डी इनर्जाइज होगा, इसके एग्जॉस्ट बोर्ड से BP प्रेशर ड्रॉप कर देगा। अर्थात इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा कि VCB DVR के समय VCB ट्रिप होने पर अच्छी सप्लाई न होने पर लोको में ब्रेक लगा देना। क्वेश्चन नंबर 78, WAG5 या P4 लोको में स्विचेज BLDJ क्लोज तथा BLRDJ प्रेस करने पर कौन सा कंडक्टर क्लोज होता है? तो आर्नो वाले लोको में जब भी हम BLDJ ऑन करके BLRDJ प्रेस करते हैं तो आपका C118 कंडक्टर पिकअप होता है, तो ऑप्शन D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, WAG5 लोको में 6 नॉच ट्रिपिंग किस रिले के डीएनर्जाइज होने से होती है? तो साथियों 6 नॉच की ट्रिपिंग यदि मिल रहा है तो खराबी किस में होता है? सभी लोग जानते हैं कि कंडक्टर 105, 106 या 107 में, या इसके NY में खराबी है, या तो BLBMT ही नहीं ऑन किए हैं। यदि SIB लोको है तब भी 6 नॉच ट्रिपिंग आएगी, या कोई कंडक्टर एक पिकअप नहीं होगा। जब एक कंडक्टर पिकअप नहीं होता है तो इसकी NY नहीं लगेंगे, क्योंकि VCB क्लोज सर्किट यानी DJ कंट्रोल सर्किट में Q118 के ब्रांच पे आपका जो इंटरलॉक लगा है यहाँ पर CNY C105 C106 के NY लगे हैं। जब तक ये कंडक्टर क्लोज नहीं होते हैं ये NY नहीं लगेगा, और उस कंडीशन में जब NY नहीं लगेगा तो Q118 डी इनर्जाइज हो जाएगा, और आपका 0.6 सेकेंड के बाद DJ को ट्रिप करा देगा।
अर्थात वह कौन सा रिले हो जाएगा आपका Q118। क्वेश्चन नंबर 80 WAG5 या P4 लोको में VCB लॉक होने पर, क्योंकि जैसे ही VCB लॉक होगा आपका LSDJ का लैंप बत्ती बुझी रहेगी, क्योंकि इसका पायलट लैंप का सर्किट इस तरह से VCB का इंटरलॉक है। यहाँ पर आपका QV60 रिले लगा होता है और यहाँ QV60 का NY है, यहाँ पायलट लैंप है। जब ये VCB लॉक रहेगा तो NY लगा ही रहेगा VCB का, क्योंकि ओपन होने पर ही ये खुलता है। यदि VCB लॉक है तो NY यहाँ से खुला रहेगा, क्योंकि VCB क्लोज अवस्था में है। तो Q आपका Q60 डी एनर्जाइज रहेगा। जब ये डी एनर्जाइज रहेगा तो यहाँ NY इसका खुला रहेगा, इसलिए LSDJ का पायलट लैंप बुझी रहेगी, सप्लाई इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से सप्लाई नहीं मिलेगा। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा LSDJ की बत्ती की लैंप बुझी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 81 WAG5 या WP4 लोको में MP से नाच बढ़ाते समय N पर एक बार में केवल एक ही नाच आता है, क्योंकि GR पर 1/7 नाच पर Q51 रिले एनर्जाइज हो जाती है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये GR कंट्रोल सर्किट है, क्योंकि आपके जो नाच प्रोग्रेशन V1 नाच रिग्रेशन V2 जो बाल्ब लगे हैं, इस पर आपके Q52 के NCI लगा होता है, NCI लगा है, दोनों ब्रांच पर NCI लगा है। ये Q51 प्रत्येक हाफ नॉच पे इनर्जाइज होता है। जैसे ही हाफ नॉच पे इनर्जाइज होता है तो यहाँ NCI खुल जाता है। इसीलिए आपने जैसे MP को ये आपका 0 है, N से प्लस पे ले गए, जैसे ही प्लस पे ले जाएंगे आपका GR ड्रम हाफ नॉच घूमेगा, Q52 इनर्जाइज हो जाएगा। इनर्जाइज होने से यहाँ NCI जो लगा है, इसका NCI यहाँ खुल जाता है। तो आपका केवल एक ही नाच बढ़ता है, क्योंकि प्रत्येक हाफ नाच पर Q52 रिले इनर्जाइज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 82 WAG5 या 4 लोको में निम्न से कौन सी रिले डी एनर्जाइज होने से ऑटो रिग्रेशन आता है। साथियों, हमने ये कभी Q51 रिले से संबंधित एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में इसका डिटेल इस क्वेश्चन भी मिल जाता है कि Q51 किन किन कारणों से इनर्जाइज होता है। Q48 के इनर्जाइज होने से, Q20 के इनर्जाइज होने से, PR2 के इनर्जाइज होने से तथा QRS के डी इनर्जाइज होने से Q51 इनर्जाइज होकर ऑटो रिग्रेशन कराता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा QRS। क्वेश्चन नंबर 83 WAG5 या WP4 एयर ड्रायर खराब हो जाता है तो उसे न्यूमेटिक सर्किट में आइसोलेट करने के लिए कौन से काक बंद करते हैं। तो इसमें A तथा B काक बंद कर देते हैं तथा C काक खोल देते हैं। अर्थात ये ऑप्शन सही है। साथ ही एयर ड्रायर, जैसे मान लीजिए हमारा एयर ड्रायर यूनिट हो गया, यहाँ पर A काक लगा है, यहाँ पे B काक लगा है और एक बाईपास काक C लगा होता है। तो यदि एयर ड्रायर नॉर्मल कंडीशन में है तो A खुला रहेगा, A ओपन, B ओपन, सप्लाई एयर ड्रायर से ड्रायर होके आगे चली जाती है। यदि इसी कारण से ख़राब हो गया है, ये कनेक्शन यहाँ से होता है, ये यदि एयर किसी कारण से ड्रा हो जाता है तो इस काक को बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं और C को खोल देते हैं। एयर ड्रायर बाईपास होकर सीधे सप्लाई इधर चली जाती है। तो A ओपन यानी A क्लोज, B क्लोज, C ओपन, इसका अर्थात ऑप्शन हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 84 बॉक्सन के बैंगन में हैंड ब्रेक लगाने पर कितने एक्शन में ब्रेक लगते हैं। 2, 4, 1, 8। साथियों, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता है, बट मेरे हिसाब से इसका 4 होना चाहिए। यदि इसका आंसर किसी भाई को पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 ACB इज ए प्रोवाइडेड। ACB का कार्य क्या होता है। ब्रेक ब्लॉक और चक्कर के बीच के निश्चित को अंतर बनाए रखना होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 86 ये सिंगल पाइप एयर ब्रेक ट्रेन के लिए कितना रिलीजिंग टाइम कितना होता है।
तो इसका रिलीजिंग टाइम साथियों, सिंगल ब्रेक पाइप है तो रिलीजिंग टाइम 60 सेकेंड होता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 87, बॉक्सन के बैंगन में खाली अथवा भरी ब्रेक पावर करने के लिए लगाया गया है। ब्रेक पावर एडजस्ट करने के लिए कौन सा लगा होता है? ये एसीबी लगा होता है साथियों, जो आपका ब्रेक ब्लॉक और चक्के के बीच की दूरी को, अंतर को एडजस्ट करते हैं। LHB कोच में ब्रेक एप्लीकेशन के समय ब्रेक सिलेंडर में अधिकतम प्रेशर कितना जाता है? तो साथियों 3 kg जाता है। नेक्स्ट है 89, LHB कोच में ACP रीसेट कहाँ से करते हैं? तो साथियों LHB कोच में ACP रीसेट करने के लिए प्रत्येक कोच के प्रत्येक कोप में एक रीसेटिंग डिवाइस है, वहाँ लगा होता है। जब जिस कोप से ACP होता है वहाँ पे कोच में बाहर इंडिकेटर जलेगा तथा कोच में भी इंडिकेटर जलता है, तो कोच के अंदर से ACP को रीसेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, LHB कोच में किस प्रकार के कपलिंग लगाई गई हैं? तो साथियों LHB कोच में H टाइप टाइट लॉक CBC कपलिंग लगाया गया है। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें।